दोनों खानदानों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हो चुकी थी। सुनने वालों को यकीन करना मुश्किल था कि एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे इतनी आसानी से दुश्मनी को खत्म करने को तैयार हो गए। मगर वो गांव वाले इस बात से भी वाकिफ थे कि शाह खानदान की 2 लड़कियां खान खानदान के लड़कों से मंसूब है और यहाँ मंग छोड़ने का रिवाज नहीं था। शाह हवेली में सुबह से अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि आज अकीदत और हुरिया की मेहंदी थी। सब काम हलीमा और समरीन बेगम अपनी निगरानी में करवा रही थी क्योंकि बहराम शाह किसी भी जरूरी काम से शहर गया हुआ था। वो इस कदर लापरवाह तो नहीं था कि सारी जिम्मेदारियां किसी और के हवाले करके खुद शहर चला जाता। समरीन बेगम को शक था कि वो कोई बात जरूर छुपा रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो टेंशन में नजर आ रहा था। कई बार वो हवेली फोन करके हदाइक के बारे में भी पूछ चुका था कि उससे राब्ता हुआ कि नहीं, और अपनी बात करके वो कोई भी जवाब दिए बगैर फोन रख देता, जिस पर समरीन बेगम को जी भर कर गुस्सा आता। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। बहराम तो चलो काम से चला गया, मगर बालाज कभी जो ये लड़का मेरी सुन ले। घर की 2 बेटियों की शादियां हैं और कोई मर्द ही घर में नहीं। एक तो पहले मुझे अकीदत पर गुस्सा था, लाख समझाया था कि जल्दी आ जाए, मगर नहीं, 2 दिन पहले आई। बालाज और अकीदत की फितरत एक जैसी ही है, दोनों ही जिद्दी और बागी हैं। जिस काम से रोको वही करेंगे। इस लड़के से मैंने कहा भी था कि इस बार जाए तो जल्दी वापस आ जाए या वहां जाकर अपना फोन बंद ना करे, मगर नहीं, मां की सुनता ही कौन है। अकीदत और हुरिया के शादी के कपड़ों को पैक करके बैग में रखते समरीन बेगम ने झिंझलाते हुए कहा तो हलीमा बेगम ने भी सर हिलाकर उनकी बात की तायीद की। सलवा बच्चे भी घन चक्कर बनी हुई है। कभी हुरिया के लिए पार्लर से अपॉइंटमेंट लेना, फिर अकीदत के लिए दोनों के कपड़ों और ज्वेलरी वगैरह को देखना, घर में आए मेहमानों को देखना। वैसे 1000 काम होते शादी वाले घर, कभी इसकी सुन लो, कभी उसकी सुन लो। हलीमा बेगम ने सर झटकते हुए कहा। समरीन बेगम ने हंकार भरा, माशाल्लाह से आप दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन है जुरखाम और आइस लाला की बची कुची भी नाराजगी जो हम लोगों से है वो उसे भूल जाएंगे। भाई, इतनी खूबसूरत लड़कियां जो दे रहे हैं उन्हें, अपनी बीवियों को देखकर खुद को भूल जाएंगे। ये दुश्मनी क्या चीज है। सलवा शाह ने अकीदत के कमरे में दाखिल होते अकीदत और हुरिया को मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हुए देख शोक लहजे में कहा तो हुरिया ने मुंह बसोड़ कर उसे देखा। जर्दे की देग लग रही हूं मैं, कहा भी था माँ जी से मुझे कोई और रंग लेने दे, मगर नहीं। अब अकीदत को देखो, जुरकाम लाला ने कितना प्यारा कलर लेकर भेजा है। हुरिया के मुंह बसोड़ कर कहने पर सलवा शाह ने तासुफ से सर हिलाया, जबकि हाथ में मोबाइल थामे सोफे पर बैठी अकीदत ने सामने ड्रेसिंग मिरर के नजर आते अपने अक्स को देखा। टी पिंक कलर का शरारा जिस पर सिल्वर कलर का खूबसूरत काम हुआ था, कानों में गुलाब और मोतियों के फूलों से बने इयररिंग पहने, माथे पर बिंदिया लगाए, नाजुक कलाइयों में गजरे पहने, मेकअप के नाम पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, नाक में चमकती डायमंड की छोटी सी नोज पिन चमक रही थी। सब्ज नगीनों जैसी आंखों में अलूही सी चमक उतरी हुई थी। सुरखाम खान के नाम से सजने पर वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि अकीदत का दिल ये सोचकर बेसाख्ता धड़का था कि जब वो शख्स कुर्बत की बारिश उस पर करेगा तो वो किस तरह इन रंगों को छुपा सकेगी। अपनी सोच पर हड़बड़ाकर अकीदत ने नजरों का जाविया बदलकर हुरिया को देखा, जो येलो कलर का शरारा जिस पर गोल्डन और ग्रीन कलर के गोटे का काम हुआ था, हाथों में गजरे पहने, चिपके माथे और कानों में गुलाब और मोतिया के फूलों की ज्वेलरी पहने, राउंड बालों को कमर पर खुला छोड़े, चेहरे पर मासूमियत सजाए, रूठी हुई शहजादी ही लग रही थी, जिसे देख अकीदत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। माशाल्लाह से इतनी प्यारी तो लग रही हो, अगर फिर भी दिल राजी नहीं हो रहा तो तुम चेंज कर लो।
जुरखाम ने इतनी अच्छी ड्रेसिंग भेजी है, इसी डिजाइन में एक और ड्रेस है, बस कलर चेंज है, वो पहन लो। अकीदत ने नर्म लहजे में कहा तो हूरिया ने जट नफी में सर हिलाया। वो तो आपके मियाँ ने भेजा है भाई, मैं कैसे पहन सकती हूँ, और वैसे भी अब थोड़ा टाइम और लगाया तो माँ जी ने जान से मार देना है हमें। हूरिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सलवा ने भी तायीद करते सर अस्पात में हिलाया। व्हाइट कलर की पाँव को छूती फ्रॉक के साथ नारंगी रंग का दुपट्टा लिए, ग्रे आंखों में काजल की बारीक लकीर खींचकर उन्हें मजीद दिलकश बनाया गया था। ब्राउन बालों को नीचे से हल्के कर्ल्स डालकर कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। लाइट मेकअप किए किसी को भी चारों खाने चित करने की सलाहियत रखती थी। तो आप दोनों ये दुपट्टा ओढ़ लें और चले मेरे साथ नीचे, रस्म शुरू होने वाली है। ग्रीन कलर का दुपट्टा घूंघट के अंदाज में हूरिया के सर पर देते हुए कहा तो अकीदत ने आगे बढ़कर खुद पर इस दुपट्टे को ओढ़ा। अभी वो तीनों बाहर निकलती कि बहराम शाह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तुम ये शादी अपनी रजामंदी से कर रही हो? मतलब तुम जुरखाम के साथ दिल से रिश्ता निभाना चाहती हो, या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है अकीदत? सलवा और हूरिया को बाहर बेचकर अब वो अकीदत के सामने बैठा संजीदा लहजे में इस्तिफ्तार कर रहा था, जिस पर अकीदत ने आंखें घुमाई। तुम्हें लगता है मैं सरदार जुरखाम खान से खेल खेलूंगी और वो समझ नहीं सकेगा मैं क्या कर रही हूं और क्यों? वो सब जानता है बहराम, तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर उसे मेरे फैसले से या उसके फैसले के पीछे छुपी असल वजह से कोई मसला होता तो वो मुझे जान से मारकर इस मसले को खत्म कर देता। बहराम शाह की सिया गहरी आंखों में आंखें गाड़ते होठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट सजाकर कहा तो बहराम शाह ने सख्ती से अपनी मुठियां भींची। तुम्हें लगता है हम बदला नहीं ले सकते थे जो तुम इस सब का हिस्सा बन रही हो? सर औरतों को ही ढाल बनाना होता तो ये काम हम बहुत पहले कर सकते थे अकीदत। जुरखाम खान पागल है जो तुम्हें इस खेल का हिस्सा बनने की इजाजत दे रहा है। तुम दोनों कैसे अपने इस रिश्ते को इस दुश्मनी का हिस्सा बना सकते हो? अगर मैं इस शादी के लिए रजामंद हुआ हूं तो ये मेरी बुज़दिली नहीं है अकीदत। मैं बस बड़ों की लड़ाइयों से आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खराब नहीं करना चाहता। आज अगर हम इस दुश्मनी को बिला वजह बढ़ावा देंगे तो कल आने वाली नस्ल भी बिना असल वजह जाने बस खानदानी दुश्मनी के नाम देकर इस दुश्मनी को निभाते रहेगी। शादी करनी है तो अपने लिए करो, अपने रिश्ते को निभाने के लिए करो, ना कि इस दुश्मनी की आड़ में एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। सर्दो सपाट लहजे में कहते सुर्ख नजरों से अकीदत के लापरवाह अंदाज को देखा। चलो सब बातें एक तरफ, ये दुश्मनी निभाकर या असल वजह के पूरे होने के बाद तुम या जुरखाम खान तुम्हें छोड़ देगा? जो मंग ना छोड़े वो बीवी को कैसे छोड़ देगा अकीदत? ये ना हो कि उसे हराते हराते तुम खुद उसके आगे अपना दिल हार दो। गहरी सांस भरकर अकीदत के पास चंद कदम के फासले पर खड़े होते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने नजरें उठाकर नेवी ब्लू शलवार कमीज पहने, कंधों पर सिया अजरक फैलाए, चेहरे पर संजीदगी ताड़ी किए नर्म नजरों से अपनी जानिब देखते बहराम शाह को देखा। तुमने कभी ये नहीं सुना बहराम कि कभी कभी दूर जाने के लिए पास आना जरूरी होता है? मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी तो दूर भी नहीं हो सकूंगी। जब जुरखाम खान के बहुत करीब जाना ही है ताकि हमेशा के लिए उससे दूर चली जाऊं। तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हारे सामने झूठ बोला ही नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जुरखाम खान के सामने झूठ बोल रही हूं। मैं झूठ बोल लेती हूँ उसके सामने क्योंकि वो सुन लेता है और झूठ के पीछे छुपे मेरे सच को भी मान लेता है। तुमसे झूठ बोलूंगी तो तुम्हें झूठ का अंदाजा तो हो जाएगा, मगर तुम कभी भी मेरी सोच को जान नहीं सकोगे। और रही दिल हारने की बात, वो तुम्हें कब का हार चुकी। वो जानता है कि अकीदत शाह उसके सामने कई साल पहले हार चुकी है। मेरा हारना कबूल नहीं उसे, इसीलिए ये खेल खेलने की इजाजत दे रहा है। जब तक जीत के उसके बराबर नहीं आ जाती वो आगे नहीं बढ़ेगा। तुमने क्या कहा, दुश्मनी के लिए मैं ये सब ना करूं? सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज चुबा कर कहते आखिर में तंजिया लहजे में कहा
तो बहराम शाह ने खाली नज़रों से अकीदत शाह के चेहरे को देखा। मैं तकलीफ उठा सकती हूँ, जिल्लत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा बाप मर गया, मेरे 2 मामू मर गए, मेरा बाप शहीद हो गया, सब मर गए, दुश्मनी का आगाज करने वाले सब चले गए, मगर मेरे बाप के माथे पर कातिल और पीठ पर वार करने वाले की स्याही लगा गए। मुझे वो स्याही मिटानी है बहराम शाह, चाहे इस स्याही को मिटाते मेरा नसीब ही क्यों ना इस स्याही से भर जाए। बेड के साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट निकालकर होंठों में दबाकर सुलगाते हुए सर्द लहजे में कहा तो बहराम शाह ने सर्द सांस भरते नफी में सर हिलाया। कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों का सारे के सारे पागल खड़ के बच्चे हैं, यहाँ दिमाग घुमाया हुआ है। अब अपने मिजाजी खुदा को फोन करके पूछ लो कि खान हवेली में मेहंदी की होने वाली रस्म को क्यों रोक दिया है उसने। आतिशबाजी का सामान तो ट्रक भर भर कर अरमगान खान ने मंगवाया था, मगर राइफल चलने की क्या, पटाखे चलने की भी आवाज नहीं आई। मैं तो कानों में डालने के लिए कॉटन के डब्बे भर कर लाया था, गाड़ी में पड़े हैं बेचारे। ये खान बीवियां आने से पहले ही सुधर गए या कोई और खिचड़ी पक रही है, पूछ के बता देना, फिर खाने चलेंगे। अकीदत के होठों से सिगरेट निकाल कर नीचे जमीन पर फेंक कर अपने पांव से मसलते हुए कहा तो अकीदत ने घूर कर बहराम शाह को देखा, जिस पर बहराम ने डबल घूरी से अकीदत को घूरते दुपट्टे का घूंघट अकीदत के चेहरे पे किया। ससुराल से मेहंदी आने वाली तुम्हारी अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन सिगरेट पीती है तो तुम्हारी सास को तुम्हारे जाने से पहले ही दिल का दौरा पड़ जाना है। नफी में सर हिलाते अकीदत का हाथ पकड़ते कमरे से कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो घूंघट में मुंह बसोड़कर बहराम शाह की पुश्त को देखा। जब से सलवा को पता चला था कि खान हवेली से अकीदत और हूरिया के लिए मेहंदी लेकर अरमगान खान आया है, तब से वो बेचैनी से किचन में चक्कर काट रही थी। पूरी तरह अपने लब कुचलते किचन की खिड़की से बाहर लॉन में झांकने की कोशिश कर रही थी। सलवा बीबी, वो समरीन बेगम कह रही हैं वो मेहंदी लगाने वाली आ गई है, रस्म खत्म होने से पहले आप मेहंदी लगवा लें, फिर हूरिया और अकीदत बीबी को लगवा दीजिएगा। मुलाजमा की आवाज पर सलवा हड़बड़ाकर पलटी, सख्त नजरों से मुलाजमा को घूर कर देखा। पता है मुझे, तुम ये बताओ खान हवेली से और कौन कौन आया है? एक तो अकीदत लाली का देवर है, और कोई नहीं आया क्या? चेहरे पर संजीदगी ताड़ी किए सरसरी से लहजे में इस्तफसार किया, जबकि ग्रे आंखें खिड़की पर टिकी अरमगान खान को तलाश कर रही थी। बीबी जी, वो अरमगान खान और उसकी बहन आई है इम्तिसाल। मुलाजमा ने हाथ जिलाते हुए कहा तो सलवा के माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए। सख्त नजरों से मुलाजमा को घूरती उसके मुकाबिल आकर खड़ी हुई। अरमगान लाला, समझ आई? अब इसका नाम लिया तो जबान गुद्दी से खींच लूंगी, दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा तो मुलाजमा ने डर कर बेसाख्ता 2 कदम पीछे को लिए। सलवा के चेहरे के खतरनाक तासुरात देखते सर जल्दी से इस्बात में हिलाया। जाओ अब यहां से, बाहर नजर भी मत आना मुझे, सख्त लहजे में कहा तो मुलाजमा सर हिलाती 420 की स्पीड से वहां से गायब हुई। उफ, ये खान तो बुरी तरह मेरे हवासों पर छा रहा है। गहरी सांस भरते होंठ का कोना दांतों तले दबाते सरगोशी की। 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक डालकर ट्रे में रखी और कदम बाहर लॉन की जानिब बढ़ाए। सलवा बाहर लॉन में आई तो उसे अरमगान खान कहीं भी ना दिखा। रोशनियों से जगमगाते लॉन में नजरों को दोहराते सलवा ने ट्रे टेबल पर रखी, तभी बेसाख्ता नजर अपने बाएं जानिब उठी तो उसका दिल बेसाख्ता धड़का। सफेद कलर का कुर्ता शलवार पहने, कुर्ते पर ब्लैक कलर की वास्केट पहने, चेहरे पर संजीदगी ताड़ी किए वो मामूल से हटकर बेहद हैंडसम लग रहा था। हल्की बड़ी बियर्ड अरमगान खान की वजाहत में इजाफा कर रही थी। मोबाइल पर किसी से बात करते बैक साइड की तरफ जाते देख सलवा ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर सबको दुल्हन की जानिब मुतवज्जा पाकर दबे पांव अरमगान खान की जानिब कदम बढ़ाए। अभी मैं मसरूफ, लाला की शादी हो जाए तो फिर शहर लगाता हूं चक्कर। नहीं, अभी नहीं, वैसे भी आजकल मसरूफ हूं, शहर नहीं आ सकता। अरमगान खान को मोबाइल पर किसी से बात करते सुन
सलवा शाह ने बुरी तरह पहलू बदला। अभी वो पलट कर जाती कि अरमगान खान ने अपनी सख्त गिरफ्त में सलवा शाह की कलाई को जकड़ कर उसे पिलड़ के साथ पिन किया। एक दूसरे की आंखों में देखते ना जाने कितने ही खामोश मानी खेज लम्हे गुजर गए। क्या कर रही हो यहाँ? अगर कोई तुम्हें इस तरह करते देख लेता, अंजाम जानती हो तुम इस बात का? दबे दबे लहजे में गिड़ा कर कहा तो सलवा शाह ने बेयकीनी से अरमगान खान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। जहां तक इतने दिनों में वो इसके बारे में जान चुकी थी, उसके मुताबिक अरमगान खान कभी किसी औरत से सख्त लहजे में बात नहीं करता था। मेरा घर, मेरी मर्जी। अरमगान खान, अगर तुम्हें मेरे अंजाम से ज्यादा अपने अंजाम की फिक्र है तो बताओ, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सलवा शाह पर उंगली उठा सके। अरमगान खान की खून छलकाती आंखों में अपनी गिरे आंखें गाड़ते मजबूत लहजे में कहा तो अरमगान खान ने सख्ती से अपनी मुठियां भींची। मेरा अंजाम जो होना था हो गया, तुम अपने अंजाम की फिक्र करो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम टूट कर बिखरना हो तो मुझसे दूर रहो सलवा शाह। कोशिश करो कि तुम्हारी ये शक्ल मुझे आज के बाद कभी ना दिखे। सर्दो सपाट लहजे में कहते सलवा की कलाई थाम कर झटका देते दूसरी जानिब किया तो सलवा को छनाक से अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। आंखों के कोने बेसाख्ता नम हुए, जिन्हें देख अरमगान खान ने सख्ती से अपने झपड़े भींचे। मेरे अंजाम की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं खान। मुझे कोई शौक नहीं अपनी शक्ल दिखाने का, मगर फिर भी तुम्हें कोई मसला है तो अपनी आंखें निकाल लो, क्योंकि मोहब्बत और हसरत से देखने वाले मुझे बहुत हैं, तुम्हारी आंखों की जरूरत नहीं। कंधे उचकाकर तंजिया नजरों से अरमगान खान को देखते हुए कहा, मगर सलवा शाह की इस बात पर अरमगान खान को अपना खून खौलता महसूस हुआ। 2 कदम के फासले को समेटकर सलवा के दोनों बाजुओं को अपनी आहिनी गिरफ्त में लेकर झटका दिया। सलवा शाह, मेरा थोड़ा सा भी हक होता ना तुम पर तो यकीन मानो मैं आइस या जुर्खाम खान नहीं हूं, जो तंज में या नफरत या नाराजगी समझकर इन बातों को नजरअंदाज कर दूं। मैं अरमगान खान हूं, लोग मुझे सरफिरा खान कहते हैं। ये मजाक भी होता तब भी तुम्हारी जबान काट कर तुम्हारे हाथ में रख देता। खान हूं मैं, और खान जान पर तो समझौता कर सकता है, मगर इज्जत और गैरत पर नहीं करता। सिर्फ नाम या जिस्म पर अपनी छाप नहीं छोड़ने वाला मैं, दिलो दिमाग पर नक्श होने वाला खान हूं। जहां अरमगान खान होता है वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता, चाहे वो फिर किसी की जिंदगी हो या दिलो दिमाग या सोच की दुनिया। दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहते एक झटके में सलवा शाह को खुद से दूर धकेला। जाहिल जंगली इंसान, यही बात तुम आराम से भी कर सकते थे, बाजू तोड़ दिए मेरे। अपने बाजुओं को सहलाते शिकवा कुना नजरों से अरमगान खान को देखते हुए कहा तो अरमगान को अपने रद्दे अमल पर मलाल हो। दिल टूटने से बहुत बेहतर है ये। सलवा शाह की ग्रे आंखों में अपनी शहद रंग आंखें गाड़ कर सरगोशी से भी कम आवाज में कहता वहां से निकलता चला गया, जबकि सलवा साकत सी खरी अरमगान खान की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम ये शादी नहीं करोगे आइस, अगर तुमने ये शादी की तो मेरा मड़ा मुंह देखोगे। मुबीन बेगम के चिल्लाकर कहने पर आइस खान ने खामोश नजरों से उनकी जानिब देखा। आइस खान जिद करके मुबीन बेगम को हवेली ले आया था, मगर हवेली आकर जब उन्हें शादी की बात पता चली तब से उन्होंने वावेला मचाया हुआ था। मैं इस घटिया लड़की को कभी अपनी नहीं बहू बनाऊंगी, वो क्या शाह खानदान की किसी भी लड़की को तुम्हारी बीवी नहीं बनने दूंगी। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो इम्तिसाल से कर लो, या तुम्हारी इंडस्ट्री में तो इतनी लड़कियां हैं, इनसे कर लो। मगर अगर ये सब तुम अपनी गैरत की वजह से कर रहे हो कि वो तुम्हारी मंग है, किसी और की बीवी नहीं बन सकती, तो याद रखो तुम्हारे अलावा कोई उसे नहीं अपनाने वाला। अगर ये दुश्मनी की वजह से कर रहे हो तो ये शादी का खराक डालने की क्या जरूरत। अपने बंदों से कहकर उठवा लो और ले जाओ फार्म हाउस, अपना दिल बहलाकर फेंक। अभी मुबीन बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कि आइस खान भिपड़े हुए शेर की तरह अपनी जगह से उठा, कमरे के बीचों बीच पड़े ग्लास टेबल को ठोकर मारकर जमीन बोस किया। कमरे में जोर धमाके से
कांच के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। ओ जस्ट शट अप, एक लफ्ज और नहीं। इतना कुछ कर लिया आप लोगों ने, अभी भी दिल नहीं भरा। जुरखाम लाला की कसम ना होती तो मैं सबको जिंदा जमीन में गाड़ देता, मगर अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा या कुछ और करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। हूरिया शाह मेरी मांग और कल से मेरी बीवी बन जाएगी। उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इम्तिसाल मेरी बहनों जैसी नहीं, मेरी बहन ही है। अब अगर आपने उसके और मेरे बारे में ऐसा सोचा तो अंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। हूरिया को मेरे अलावा कोई और अपना भी नहीं सकता। अपनी पहली सांस से आखिरी सांस तक मेरे नाम से ही मंसूब रहेगी। वो मेरी थी और ताहयात मेरी ही रहने वाली है। वो मेरे दुश्मनी का कोई मोहरा या दिल बहलाने का सामान नहीं। हूरिया शाह आइस खान की जिंदगी है। मेरे इस पत्थर दिल को धड़कने देने वाली हूरिया शाह है। मैं आज जिस मकाम पर हूं तो वजह सिर्फ और सिर्फ हूरिया है। कोई नहीं था मेरा, ना आप ना बाबा, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। बाबा और आप दोनों मेरे नहीं थे, दोनों बटे हुए थे। वो थी तब मेरी वहशतों की साथी, जिसकी मुकम्मल जात आइस खान की थी, जो मेरी मिल्कियत थी। इसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा या किया तो अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इसलिए आपसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बीवी कोई किसी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश भी मत करेगा। पहले ही हम भाई आप दोनों औरतों की बेजा जिदों और साजिशों पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि माएँ हैं, औलाद पर हक है इनका, इसलिए उफ तक नहीं किया। मगर अब आप दोनों ने कुछ किया, जुरखाम का तो नहीं। मैं ये सब छोड़कर अपनी बीवी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, मर्तबा, खानदान सब आप दोनों को ही मुबारक। कमरे की हर चीज को जमीन बोस करते गुर्राते हुए कहा तो मुबीन बेगम ने अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा। आइस खान अपने दिल की भड़ास निकालकर जब कमरे से चला गया तो उन्होंने डरते डरते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। कमरे की बिखरी हालत देख उन्होंने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर्क किया। या तो आइस खान का रद्द अमल था। अगर अरमगान खान जो इतनी खामोशी इख्तियार किए हुए बैठा है उसका लावा फटा तो क्या होगा। ये सोच आते ही मुबीन बेगम ने जल्द अज जल्द शहर लौटने का प्लान बनाया। वो यहाँ रहकर अरमगान खान के हाथों मरना नहीं चाहती थी। इसीलिए मुलाजमा को बुलाकर कमरे की हालत दुरुस्त करवाई और अपना बैग जल्दी से पैक किया। फुर्सत मिल गई बीवी का फोन उठाने की। जुरखाम खान के कॉल रिसीव करने पर अकीदत ने दांत पीस कर कहा तो दूसरी जानिब अपनी छत पर खड़े जुरखाम खान ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की, जबकि नजरें रोशनियों में नाई शाह हवेली पर मरकूज थी, जो काफी फासले पर होने के बावजूद भी अपनी आबो ताब रोशनियों से झिलमिलाती यहां तक नजर आ रही थी। फोन क्यों किया है? कल आ तो रहा था तुम्हें हमेशा के लिए लेने। नजरें हवेली से हटाकर आसमान पर नजर आते चांद पर टिकाए मध्यम लहजे में जवाब दिया तो अकीदत शाह ने घूर कर मोबाइल फोन को देखा। मैंने सुना है तुमने मेहंदी की रस्म से मना कर दिया। सभी इंतजाम होने के बावजूद भी कोई रस्म नहीं हुई। खान हवेली में अगर शादी इंतकाम के लिए भी कर रहे हो तो तुम्हारा बनता है धूमधाम से शादी करना, मगर ये रस्में ना करके तुम क्या साबित करना चाहते हो जुरखाम? अकीदत के संजीदा लहजे को सुनकर जुरखाम खान ने अपने माथे को सहलाया। मेरा मीटर पहले ही घुमा हुआ है। ये बार बार इंतकाम और दुश्मनी की गर्दान करना बंद करो अकीदत। नहीं पसंद मुझे ये फजूल की रस्में। जो जरूरी था वो मैं करवा रहा हूं। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज चबा कर कहा तो अकीदत शाह की मुतरन्नम हंसी गूंजी, जिसे सुन जुरखाम खान को अपनी रगो पे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। ये फजूल है, और वो जो तुमने एक ही डिजाइन के 7 रंगों में ड्रेसेस भेजे हैं वो फजूल खर्ची नहीं है। और फिर हर कलर के साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह, ये तुम्हें फजूल खर्ची नहीं लगी? अपनी बीवी पर लुटाना फजूल खर्ची नहीं, बल्कि ये मोहब्बत के इजहार और इसकी परवाह करने को जाहिर करता है। ये जाहिर करता है कि वो अपने शौहर के लिए कितनी अहमियत रखती है। अब कमाता हूं तो अपनी बीवी पर ही खर्च करूंगा ना। मेरा सर ना खाओ, फोन रखो। जुरखाम खान के जिंजला कर कहने पर अकीदत ने अपनी मुस्कुराहट
बमुश्किल जब्त की। अच्छा, दिमाग नहीं खाती, मगर तुम्हें खा जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? अकीदत शाह की शोखी में डूबी आवाज को सुनकर जुरखाम खान का दिल बेसाख्ता धड़का। कल यही बात हमारे बेडरूम में करना, तब इसका अमली तौर पर जवाब दूंगा। कदम सीढ़ियों से नीचे की जानिब बढ़ाते हुए जवाब दिया तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर अज़बात में हिलाया। वैसे हो कहाँ तुम? मैं डेरे पर आ जाती हूँ, वहां भी तो तुम्हारा रूम है ना, वहां आकर कह देती हूँ। कल तक इंतजार। अभी अकीदत अपनी बात मुकम्मल करती कि फोन से जुरखाम खान की सर्दो सपाट आवाज गूंजी। टांगे तोड़ दूंगा अगर तुम हवेली से बाहर भी निकली। डेरे पर सारे खानदान के मर्द जमा है, अगर किसी की नजर भी तुम पर पड़ी तो इसके साथ अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। और अभी चुपचाप सो जाओ, क्योंकि कल से वैसे भी तुम्हारी नींदें उड़ने वाली हैं। सख्त लहजे में कहकर खट्टाक से फोन बंद किया तो अकीदत ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींचकर मोबाइल को पूरी शिद्दत से दीवार में मारा। खरूस शख्स, तुम्हारा मीटर तो मैं आकर ही सेट करूंगी। दांत पीस कर कहते एक नजर मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर डालकर अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, जहां कोहनियों से लेकर हाथों तक भर भर कर मेहंदी लगाई गई थी। मेहंदी में छुपे जुरखाम खान के नाम को देखकर अकीदत ने गहरी सांस भरते कदम बेड की जानिब बढ़ाए। हूरिया ने एक नजर अपने हाथों पर लगी आइस खान के नाम की मेहंदी को देखा और एक नजर आईने में नजर आते अपने अक्स को। आज तुम्हारी गलतियों में एक गुनाह भी शामिल हो गया है हूरिया शाह। आइस खान का हक किसी और को देने का मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें हूरिया, कभी भी नहीं माफ करूंगा। आइस खान तो अपनी मलकियत पर किसी की नजर बर्दाश्त ना करे, कुजा के उसके दिल में किसी और के लिए जज्बात का होना। मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दूं। सोचो हूरिया शाह, ये तो सिर्फ मेरे नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बात की बातें हैं, ये ना हो मैं नफरत में ही वो सब कर गुजरूं जो लोग मोहब्बत में भी नहीं करते। मैं सारी हदों को तोड़ दूं। इससे बेहतर है तुम मेरे हिसार के हदूद में आ जाओ, ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। कानों में आइस खान की सर्द आवाज गूंजी तो हूरिया ने अपने सुर्ख पड़ते हलक को तर्क करते गहरी सांस भरी। क्या आइस मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका नहीं देंगे? अगर कभी उसे पता चल गया कि वो शख्स, उफ, वो तो जान से ही मार देगा। कैसे यकीन दिलाऊंगी उसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं किया मैंने। मगर आइस खान समझेगा तब ना। उसकी नज़र में तो ये भी किसी गुनाह से कम नहीं। ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें पटक कर रखते बड़बड़ा कर कहते कबर्ड से आरामदा सूट लेकर चेंज करने चली गई। बिस्तर पर लेटे नींद की वादियों में खोने तक सोचों का महवर आइस खान की जात थी।